नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में, जिसमें कि आज हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, आज लेंगे हम इसमें 15 क्वेश्चन जो कि आपको विद एक्सप्लेनेशन या इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा, या इसके अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर कमेंट करें कि इसकी PDF हमें दीजिए, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। तो भारतीय संसद के परिक्षेप्य में शून्यकाल कैसे कहते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा शून्यकाल के बारे में, तो इसके बारे में पूछा गया कि किसे कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, संसदीय कार्यवाही के पूर्वाध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। तो इसकी डिटेल देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के तुरंत बाद, जो दोनों सदन होते हैं उनके जो प्रश्नकाल होता है उसके तुरंत बाद के घंटे को शून्यकाल कहा जाता है। तो शून्यकाल के विचार के लिए विषय से पहले से निर्धारण नहीं होता है। तो अगर जब शून्यकाल होता है इसमें अगर होता है तो इसका निर्धारण पहले नहीं किया जाता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और किसी मंत्री से उत्तर देने के को या कहा जाता है। तो इसी कारण से इसे प्रश्नकाल सत्र भी कहा जाता है। तो इससे आपको क्लियर हो जा रहा होगा। तो भारतीय संसद प्रक्रिया में शून्यकाल का कोई भी उल्लेख नहीं होता है। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है जो संसद की प्रक्रिया में उसका व्याख्या की है तो उसमें शून्यकाल का कोई कहीं भी वर्णन नहीं मिला है। तो इसके बारे में उसका वर्णन नहीं किया गया है। यह जो टाइम रहता है इसका दोस्तों, अगर हम टाइम की बात करेंगे तो इसका टाइम रहता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे के समय का बीच इसमें टाइम रहता है और इसलिए इसको शून्यकाल का नाम दिया जाता है। और इसलिए संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है और यह व्यवस्था 1962 में शुरू हुई थी और वर्तमान में शून्यकाल के दौरान जितने जो मैक्सिमम मामले होते हैं वो होते हैं 20 मामलों को उठाया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे इसी के साथ। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो भारत में कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन आपके सामने 20 भाषाएं, 22 भाषाएं, 25 भाषाएं या 28 भाषाएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं। तो इसकी डिटेल देखेंगे तो भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाओं का जो मान्यता प्राप्त है वो 22 भाषा। तो 22 भाषा कौन कौन सी है, किस तरह से इसको हुआ है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो भारतीय संविधान है दोस्तों उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है जो कि आधिकारिक भाषा है। और 1950 में जो भारतीय संविधान की स्थापना के समय इसमें कुल जिस भाषा थी वो कितनी थी, वो थी मान्यता प्राप्त भाषा थी उस समय 14। तो वो कौन कौन थी, दो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको आप लिख सकते हैं। तो ये सारी जितने भी 14 भाषाएं थी यह जब संविधान की स्थापना हुई थी तो उस स्टार्टिंग टाइम में उसमें 14 ही भाषा थी। और उसके बाद में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई जो भाषा थी तो उसमें और कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, फिर जोड़ी गई सिंधी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो और मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली ये भाषाएं ये बाद में जोड़ी गई। तो ये भी आधिकारिक भाषा है। इसी तरह भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो आजकल के टाइम में मान्यता प्राप्त भाषा है वो है 22। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो विश्व में हिंदी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जो भारत सरकार है उन्होंने 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन
नागपुर में आयोजित किया गया था। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जो प्रथम बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 10 जनवरी 1975 को। और कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन? ये हुआ था नागपुर में। और इसमें जो कुल देशों ने भाग लिया था वो थे 30 देशों ने इसमें भाग लिया था और 122 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो इसके साथ ही इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इस सम्मेलन की जो वार्षिक गांठ मनाने के लिए 2006 में प्रत्येक वर्ष अब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्तमान में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है कौन है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है सारी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, NV रमन्ना। तो ये आजकल के जो वर्तमान में 2022 में जो मुख्य न्यायाधीश है वो NV रमन्ना है सर्वोच्च न्यायालय के। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है। उनका जो कार्यकाल है वो कब है, कब हो जाएगा समाप्त? ये हो जाएगा समाप्त 26 अगस्त 2022 को ये समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद और इनके बाद जो नए 49 थे, जो 49 जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे के रूप में जो शपथ ग्रहण करेंगे वो करेंगे उमेश ललित। तो यहाँ से भी आपको इसको लिख लीजिएगा, ये भी जरूरी पॉइंट है। तो इनके बाद जो 49वें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे उमेश ललित। तो ये वहाँ अब पद ग्रहण करेंगे। तो कब करेंगे? जो 4 अगस्त 2022 को उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम को सिफारिश की थी। जो NV रमन्ना थे, इन्होंने जो उत्तराधिकारी इस तरह से ये जो अपने रिटायरमेंट से पहले ही जो अन्य नया जो न्यायाधीश होता है उनके नाम को की सिफारिश से ये भेज देते हैं। और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने CGI रमन से पहले CGI का नाम सुझाने का अनुरोध किया था। यह परंपरा रही है कि केंद्रीय कानून मंत्री CGI की सेवानिवृत्ति से पहले उनके उत्तराधिकारी के नाम की मांग करता है। तो इसके बाद जो CGI मंत्रालय के नाम भेजते हैं और ये परंपरा है सर्वोच्च न्यायालय की। तो के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की जो वरिष्ठतम जज होती है CGI आई की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से इनकी जो नियुक्ति की जाती है। यहाँ से जो पॉइंट बनता है दोस्तों, ये अब इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 को समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद कौन बनेंगे? तो बनेंगे उमेश ललित। तो इस तरह से आपने ये सब लिख लीजिए होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात हो रही है जो कि 2022 में कितना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 5 लाख रुपए प्रतिमाह उनको वेतन दिया जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है जो कि टैक्स फ्री होता है। 2018 में ये कितना होता था? ये होता था 1.50 लाख रुपए ये वेतन मिलता था। और 2018 के बाद इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। और जो राष्ट्रपति है दोस्तों उनको मेडिकल, टेलीफोन बिल, आवास, जो अन्य जो वेतन और भत्ते होते हैं उनको मिलते रहते हैं। और रिटायरमेंट के बाद उनका जो आधा वेतन होता है, जितना कि मान के चलते हैं 5 लाख रुपए, तो इसका जो आधा होगा वो उनको पेंशन के बतौर दिया जाता है और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके साथ ही एक बंगला दिया जाता है और 2 मोबाइल फ़ोन, और जो कि लाइफ टाइम उनको फ्री इलाज करने की सुविधा दी जाती है। और पूर्व राष्ट्रपति के साथ के जो सहयोगी होते हैं, एक सहयोगी, उनको ट्रेन और हवाई यात्रा की मुफ्त सुविधा दी जाती है। तो इस तरह से आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल आपके सामने ऑप्शन है प्रदीप कुमार मोहंती या पिनाकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा या
टी.एस. ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पिनाकी चंद्र घोष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन इसकी डिटेल देखेंगे तो जो पिनाकी चंद्र घोष है जो भारत के पहले लोकपाल आयुक्त जो लोकपाल नियुक्त हुए थे, और इन्होंने किन्होंने किया था, इनको जो नियुक्त किया था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको नियुक्त किया था। उन्होंने 3 मार्च 2019 को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में इनको शपथ दिलाई थी। और इसके बाद में इनका जो कार्यकाल पूरा हो चुका था वो हुआ था 27 मई 2022 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष के अतिरिक्त भार पर इनको नियुक्ति दी थी। और जो लोकपाल होते हैं दोस्तों, लोकपाल और लोकायुक्त कानून की तहत कुछ श्रेणियों के सरकारी सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार, तो जो भ्रष्टाचार होते हैं दोस्तों, भ्रष्टाचार या जो सेवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो इसके जो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए लोकपाल के जो पद की व्यवस्था की गई थी, तो जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। ये कानून का पास किया गया था, ये पास किया गया था 2013 में, इस कानून को पास किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है 2022 के अकॉर्डिंग। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो होता है प्रेजेंट टाइम में 4 लाख रुपये प्रति माह। तो इसका डिटेल देखेंगे तो जो उपराष्ट्रपति होता है उन्हें 4 लाख रुपये प्रति माह मासिक वेतन दिया जाता है। 1 जनवरी 2016 से राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अलावा जो उनकी जो 50 वेतन का 50% इनको पेंशन के बतौर दिया जाता है, और जो सुविधा होती है वो उनको पूरी मिलती है। और जो भारतीय संविधान के जो 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था होती है, और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद में दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय के द्वारा जो मतदान किया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 61। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो इसकी डिटेल देखेंगे तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग जो चलाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, वो होता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान पर अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है उसका प्रस्ताव किस सदन में पारित किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा के। तो आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि जो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना हो तो जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है पहले। तो यह संसद की राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई जाने वाली अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में स्वर्ण त्रिभुज किन अनुच्छेदों को कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 14, 19 और 21। तो 14, 19 और 21 इनको स्वर्ण त्रिभुज अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है तो इसके बारे में हम देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। इनमें जो अनुच्छेद 14 होता है इनमें समानता का अधिकार दिया गया है, जो 19 है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, स्वर्ण त्रिभुज कहा गया है। तीनों लोकप्रिय अनुच्छेदों के कारण ही इसे स्वान्विक त्रिमूर्ति या गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे,
उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो जो अनुच्छेद में है, तो जो उपाधियों का अंत हुआ है मौलिक अधिकार में आता है। जो हम जब मूल अधिकार पढ़ते हैं भाग 3, तो उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो इसकी डिटेल देखेंगे तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत करने का प्रावधान करके समानता के अधिकार को और प्रभावी बनाया गया है। तो उसमें जो समानता के अधिकार को बरकरार रखने के लिए जो उपाधि होती थी प्राचीन टाइम में दी हुई है, उनकी समाप्ति कर दी गई है। तो आगे देखेंगे तो इसके प्रावधान के अंतर्गत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय को भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इसलिए ये किसके लिए किया गया है, समानता के अधिकार को बनाए रखने के लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दल बदल कानून की सूची में है। जो दल बदल जो कानून है दोस्तों, ये किस अनुसूची के अंतर्गत है। तो ऑप्शन आपके सामने रहेगी 10वीं, 8वीं, 5वीं और द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 10वीं अनुसूची। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो जो दल बदल का विरोध 10वीं अनुसूची में है दोस्तों, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, 10वीं जो अनुसूची है उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है, जिसमें लोकप्रिय रूप से दल बदल जो कानून का विरोध कहा जाता है। तो उसमें जो इससे पहले क्या होता था दोस्तों, जो नेता होते थे वो अपने फायदे के लिए अपना दल बदल करते रहते थे। इसलिए तो इसको रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विरोध कानून बनाया गया था। और वर्ष 1985 में जो अनुच्छेद संशोधन हुआ था, जो 52 संशोधन संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये लाया गया था। और इसमें जो कानून बनाया गया था दल बदल के बारे में इसमें कानून बनाया गया था। तो यहाँ देखेंगे दल बदल क्या है। तो और दल बदल करने वाले जो सदस्य को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। अगर इसमें किस तरह से जो दल बदल करता है, क्या जो दल बदल होता क्या है, और इसको करने वाले जो सदस्य होंगे तो उनको अयोग्य ठहराने के लिए प्रावधान को जो ये परिभाषित करता है। तो इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जो जनप्रतिनिधि अयोग्य करने के लिए इसमें परिभाषित किया गया है। तो यह इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में आपको आ सकता है। ऑप्शन आपके सामने है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मानव अधिकार आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वित्त आयोग। तो इसकी डिटेल देखेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो वित्तीय आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जो राजकीय कोषीय संवाद की धुरी है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। इसका जो मुख्य दायित्व होता है संघ व राज्यों में वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है और उनके बीच में करों का बंटवारा और प्रस्तुति करना है। और राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना होता है। तो जो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, वो हुआ था 1951 को प्रथम वित्त आयोग को गठित किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अनुमान समिति का कार्यकाल होता है दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1 वर्ष। जो अनुमान समिति का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी डिटेल के बारे में। जो अनुमान समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यह लोकसभा की समिति है। किसकी समिति है दोस्तों, ये लोकसभा की समिति है। और इसमें एकल संक्रमणीय पद्धति जो प्रणाली है उसके आधार पर प्रतिवर्ष सदस्य चुने जाते हैं। और इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और लोक लेखा समिति और सरकारी उपकरणों संबंधित जो समितियों के समान जो राज्य सभा के सदस्य इसके साथ संयोजित नहीं किए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष में जो इसका जो कार्यकाल शुरू होता है वो होता है मई माह से शुरू होता है, और अगले जो 30 अप्रैल को इसका समाप्त हो जाता है। और समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। परंतु जो लोकसभा
का जो उपाध्यक्ष होता है, जो अगर इसमें जो होता है तो उसे फिर समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है 2001, 2005, 2009, 2013। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2005। तो इसका राइट आंसर 2005 है। तो देखेंगे इसके बारे में। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 को पारित हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जबकि लागू कब हुआ है? यह लागू हुआ है 2006 में। और इस जो ये जो अधिनियम था, तो अधिनियम के द्वारा जो आपदा के कुशल प्रबंधन और इसके अन्य जुड़े मामलों में के लिए इसे पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत आपदा में सामान्य राजनीति तैयार करना, क्षमा निर्माण करना या जो शामिल होते थे। और इस अधिनियम की धारा 2D के में आपदा को परिभाषित भी किया गया है। और इसमें आपदा की प्रकृति या मानव निर्मित कारणों की उत्पत्ति किसी भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना या आपदा का गंभीर घटना से है। तो इसलिए इसका गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 2005 में किया था। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो पंचायती राज होता है वो किस के सूची के अंतर्गत आता है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची या विशिष्ट सूची। तो जो पंचायती राज में कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? वो है राज्य के पास है। तो राज्य किस सूची में अंतर्गत आता है? ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। तो डिटेल देखेंगे तो पंचायती राज जो राज्य सूची से संबंधित है, इसके अंतर्गत संघीय सरकार ने 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1972 में। तो उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। भाग 9 से ये जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसे संवैधानिक का दर्जा दिया गया, किंतु इसका जो क्रियान्वयन होता है वो तद संबंधी विधियों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। मतलब कि इसका जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य सरकारों द्वारा होता है। उसके माध्यम से जोड़ी गई जो 11वीं अनुसूची थी में 29 विषय शामिल थे। तो इसमें जो पंचायती राज में उसमें कितने जो विषय जोड़े गए थे वो थे 29 विषय इसमें जोड़े गए थे, जिस पर पंचायतों को शक्ति प्रदान किए जा सकती थी। तो इसके बारे में इसके वर्णन देखने को मिलता है। तो आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो जो पिछड़ी जाति के जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे? वो थे काका साहब कालेकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। तो इसकी डिटेल देखेंगे। जो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेकर थे। और वर्ष 1953 में पिछड़े जो वर्ग आयोग का गठन काका साहब कालेकर की अध्यक्षता में किया गया था, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अनुशंसा की थी। और यह राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा पिछड़े वर्ग की पहचान करने वाला पहला आयोग था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें कि इसकी PDF चाहिए। तो इसकी PDF को आपको कमेंट करने के बाद आपको यह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का चैनल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।